Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Learn Chemistry. Today we are going to chapter number 4 क्लास 10th. जैसे कि आपको पता ही है हम कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर जो थे वो कंटिन्यू पहले ही कर रहे थे. तो आज जो है हम उसी से आगे और टॉपिक करेंगे जो कि हमारे लास्ट के टॉपिक्स है, जैसे कि इथेनोइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप इसको फंक्शनल ग्रुप कह सकते हो. इथेनोइक एसिड मीन्स इथ मतलब 2 कार्बन एटम्स, यानी अगर 2 कार्बन एटम्स की बात करें. ओइक एसिड मतलब ओइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप रहेगा दैट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कंप्लीट द वैलेंसी बाय एडिंग द हाइड्रोजन्स ऑन द रिक्वायर्ड कार्बन. ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड. तो फॉर्मूला बन गया CH3COOH, है ना, ये तो आप समझ गए. अब इथेनोइक एसिड की खासियत क्या है? इथेनोइक एसिड इज़ अ कलरलेस लिक्विड, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता. सिंपल पंजेंट स्मेल होती है, एक नाक में चुभने वाली स्मेल रहती है. सोर टेस्ट होगा ऑफ कोर्स, अगर एसिड है तो टेस्ट भी कैसा होगा, सोरी होगा. इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्यूबल रहता है ऑफ कोर्स. अगर इसमें एक हमारा पोलर ग्रुप है तो पोलर में सॉल्यूबल भी रहेगा, है ना. तो ये सोल्यूशन ऑफ 5 to 8% इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड विनेगर. मतलब अगर आप अगर हम बात करें, अगर ये 100% प्योर हमारा इथेनोइक एसिड को हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड बोलते हैं, तो अगर मैं 5% की बात करूँ इसका मतलब मैं टोटल सॉल्यूशन बनाऊंगी 100%, यानी 95 ग्राम हमारा पानी रहेगा ml, और 5 ml की अगर बात करूँ तो एसिटिक एसिड रहेगा. तो आप ये देखिए, इसको सबको मतलब 95 ml पानी और 5 ml सिर्फ इथेनोइक एसिड से विनेगर बनता है. और विनेगर की स्मेल कितनी पंजेंट सी रहती है, तीखी सी स्मेल रहती है. अगर यही स्मेल अगर मतलब मान के चलो 100% प्योर विनेगर हो, 100% प्योर एसिडिक एसिड हो, तो कितना ज़्यादा पंजेंट स्मेल होगी, है ना. तो अब ये तो हमारी नॉर्मल उसकी प्रॉपर्टीज़ थी. अब आती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम कलर थोड़ा सा करते हैं इसका चेंज. हम स्लाइड दूसरी लेते हैं क्योंकि इस स्लाइड पर हमें थोड़ी सी आती है. ये लीजिए, ये स्लाइड लेंगे ब्लैंक वाली. ठीक है, देखिए इथेनोइक एसिड हमने अभी तक पहले भी क्या पढ़ा है, एल्कोहल पढ़ा है ना, याद होगा आपको, एल्कोहल. दिस इज एन इथेनॉल. अब हम क्या ले रहे हैं, इथेनोइक एसिड. यानी इथेनोइक एसिड को मैंने लिखा CH3COOH. ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है, मतलब एक एरो इधर की तरफ, दूसरी एरो दूसरी साइड भी रहता है. एसिड की प्रेजेंस में थोड़ा सा एसिड डाला जाता है एज अ कैटालिस्ट. तो यहाँ से मैंने निकाला OH, ठीक है, यहाँ से लिया मैंने मान लीजिए H. एक मिनट, या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि यहाँ से मैंने लिया H, यहाँ से मैंने लिया OH, इसको निकाला तो क्या निकल गया, देखो एक H और एक H, H2 हो गए और एक वाटर, यानी वाटर तो निकल गया. बच क्या कुछ गया. अब देखो बचे हुए को मैं ज़रा अंडरलाइन करती हूँ. तो ये बच गया यहाँ तक O, यानी कि इसको मैं लिख लूँ CH3CH2O. ठीक है, उसके बाद क्या बच गया, ये वाली चीज़, यानी ये तो हट गई थी, अब बची क्या, ये वाली, यानी यहाँ से एक सेकेंड, OCCH3. क्या इसी को मैं थोड़ा सा सीधा घुमा के ऐसे लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ इसको कुछ, ये देखिए इसको मैं इस तरफ से लिख रही हूँ CH3C, ये वाला C, फिर उसके बाद 2 O, फिर CH2, फिर CH3. क्या ये क्या बन गया, ये क्या चीज़ है हमारी, दिस इज़ एन एस्टर. यानी कि जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को और एक अल्कोहल के ग्रुप को आपस में ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ समवट एसिड एज अ कैटालिस्ट, तो ये चीज़ वाटर को रिमूव करके और क्या प्रोडक्ट बनता है, एस्टर बनता है. जिसमें कौन सी लिंकेज रहती है, देखिए मैं इसको ज़रा लिखती हूँ, ऐसा लिखती हूँ CH3CH2C डबल बॉन्ड O, इसके बाद CH3. आप मैच करके देखिए, ये प्रोडक्ट बनता है. दिस इज कॉल्ड एस्टर लिंकेज. याद है आपको कैसे बना, कैसे हुआ. हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहता है कि इस O के एक साइड H रहता है, इस साइड कार्बन की चेन होती है ना, ऐसे ही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे CH3 या कुछ भी. तो अब इधर हुआ क्या, इधर H को हटाकर मैंने क्या लगा दिया, CH3. मतलब इस ऑक्सीजन के भी कार्बन के चेन होगी इस साइड भी, और कार्बन के दूसरी साइड भी कार्बन की ही चेन होगी. यानी कि जो एस्टर होता है उसके अंदर दोनों साइड कार्बन की ही चेन रहती है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के केस के अंदर O के जो साइड में रहता है वो H रहता है. ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर. एस्टर की जो खासियत होती है, एस्टर जो है हमारा बहुत ज़्यादा फ्रूटी टेस्ट का रहता है, स्वीट स्मेल रहती है. यानी कि स्वीट स्मेल रहने का मतलब है कि खुशबू ऐसी रहती है जैसे स्वीट सी मीठी मीठी सी खुशबू होती है. तो इस वजह से एक बार मैं आपको रिएक्शन इसमें भी दिखा दूँ जो हमने लिखी हुई है, सॉरी यहाँ पर है रिएक्शन, ये देखिए CH3CO C2H5.
ये उसको बंद करके लिखा हुआ है C2H5 कैसा लिखा है, CH2CH3 को C2H5 लिखा हुआ है। और इस रिएक्शन को हम इसमें एस्टर प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एस्टेरिफिकेशन भी बोला जाता है। और सेपोनिफिकेशन से पहले ज़रा हम इस जो एस्टर है, इस एस्टर का यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे हमारे परफ्यूम्स वगैरह बनाने में है ना, फ्रेगरेंस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब उसमें भी यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे जो टॉनिक्स वगैरह होते हैं, सिरप्स वगैरह होते हैं, उसमें भी इसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एस्टेरिफिकेशन के जस्ट उल्टा होता है हमारा सेपोनिफिकेशन। तो मैं ज़रा हम इन्हीं ये जो कुछ रिएक्शंस नीचे की तरफ यहाँ पर ये जो रिएक्शंस दिए इनको मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे करवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा इकट्ठी सी हो जाएंगी रिएक्शंस। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, लीजिए। तो करते हैं रिएक्शन शुरू। लीजिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले एस्टर। हमने पहले क्या लिया, COO C2H5, यानी मैंने CH2CH3 लिख लूँ। हमने पहले एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन की थी, अब हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, अब जैसे एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन जो चीज़ें जुड़ी थी, अब बेस की प्रेजेंस में चीज़ें टूट जाएंगी। मतलब क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप इसको काट दो, ठीक है, तो क्या बनेगा CH3, क्योंकि इस पर कौन सा हिस्सा है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर Na पर कैसा प्लस, तो इसके साथ में जुड़ जाएगा Na प्लस, बच क्या गया, ये बच गया है ना, CH2CH3 बच गया। इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, OH वाला हिस्सा, तो बच गया CH3CH2OH। अब आप कहोगे मैडम आपने इस साइड से क्यों जोड़ा है 3 के साइड, क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, ये जुड़ेगा तो कहाँ की तरफ से, जहाँ पर वैलेंसी टूटी है, यानी यहाँ पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर बॉन्ड कम है ना, तो ये बन गया अल्कोहल। यानी कि एक तो बना है हमारे पास सोडियम का एसीटेट, एक हमारे पास बना है अल्कोहल। अल्कोहल तो देखो सेम वाला हिस्सा है, लेकिन ये जो सोडियम का एसीटेट है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ सोप। ये हमारी क्या होती है, सोप होती है। सोप के अंदर 2 हिस्से रहते हैं हमारे पास, कौन से CH3COO नेगेटिव Na। इसका मतलब मैं इसको ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें हम इस वाली चीज़ को दोबारा से एक बार लिख कर देखते हैं, इस वाली चीज़ को, ठीक है, दोबारा लिखते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। CH3COO Na मैंने ये लिखा था, यानी O के ऊपर नेगेटिव वाला हिस्सा है और Na के ऊपर प्लस वाला, यानी कि एक सोप के अंदर 2 हिस्से रहते हैं, यानी एक ऐसे वाला हिस्सा, एक ये वाला, है ना। अगर इसके अंदर मैं इस तरह से देखने की बजाय इसको मैं कुछ इस तरह से देखें, देखो एक तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला हिस्सा, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव वाला हिस्सा, यानी कि कुछ इसको कलर चेंज करते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव वाला हिस्सा, और एक ऐसा हिस्सा जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो 2 तरह के हिस्से हैं, 1 पार्ट एंड दैट इज़ अ सेकेंड पार्ट। यानी एक ऐसा हिस्सा जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दिस इज़ अ नॉन पोलर पार्ट, एंड दैट दिस साइड इज़ अ पोलर पार्ट, यानी मैंने इसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर लिया। यानी इस पार्ट के ऊपर तो कैसा चार्ज आएगा, इस पार्ट पर तो आएगा हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव वाला हिस्सा, और इस पर कोई भी नो चार्ज, ठीक है। तो एक यानी कि सोप के अंदर हमेशा 2 हिस्से रहते हैं। सोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए, सोप को हम कैसे बनाएंगे, सोप इज दिस लाइक, ठीक है। उसके बाद ये लीजिए, अब ये क्या हुआ, यानी कि ये वो वाला हिस्सा है जिसके ऊपर जिसमें कार्बन जुड़े होंगे, बहुत सारे कार्बन जुड़े हो सकते हैं, और ये वो वाला हिस्सा है जिसके अंदर पोलर पार्ट है, यानी कि जिसके अंदर प्लस और माइनस के पोल्स क्रिएट हुए थे, ठीक है। यानी कि ये तो है CH3 और ये वाला है CONA, यानी ये वाला हिस्सा है CONA, दिस इज़ अ CH3 वाला पार्ट, ओके। तो दिस इज़ अ पोलर, वन इज़ अ नॉन पोलर पार्ट। तो अभी हम सोप डिटर्जेंट करने से पहले सेपोनिफिकेशन कर लिया, अभी इसके साथ साथ हम एक और रिएक्शन भी कर लेते हैं। एक सेकंड, अभी ज़रा हम ये देख लें ज़रा कि हमारे पास इसके साथ में और कौन सी हैं। देखिए इसके साथ में इन्होंने एसिडिक एसिड की ही NaOH के साथ ट्रीटमेंट की हुई है, एसिडिक एसिड की ही हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ और NaHCO सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करी हुई है, ठीक है। तो हम अभी करते हैं शुरू, लीजिए। तो CH3COH, क्योंकि हम इसी की प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, तो लीजिए हम करेंगे इसी की, CH3COH प्लस NaOH। अब अगर मैं NaOH के साथ इसकी ट्रीटमेंट करवाऊंगी तो दिस इज़ एन एसिड, दिस इज़ एन अ बेस, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर, तो O के ऊपर कैसा पार्ट है नेगेटिव, Na पर कैसा है प्लस, तो क्या बनेगा CH3COO के साथ Na प्लस वाटर,
तो ये क्या बन गया, सोल्ट प्लस वाटर। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट प्लस वाटर। तो यानी कि एक ऐसी रिएक्शन हमारी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और दूसरी जो हमारी रिएक्शन है दैट इज द CH3COOH प्लस Na सोडियम कार्बोनेट। तो ऑफकोर्स ये भी क्या है, हमारा बेस है। तो जहाँ पर CO3 है वहाँ पर हमेशा कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2, एक बनेगा वाटर, और बच गया क्या हमेशा CH3COONA। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaHCO3 के साथ कर दूँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल सेम, CONA प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो अब इसमें फ़र्क क्या, आप कहोगे दोनों में फ़र्क तो कुछ भी नहीं है, फ़र्क है, बिल्कुल है। यहाँ Na देखिए कितने थे, 2 थे, बट यहाँ जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो Na कितने हैं, 1, तो अब इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई। अब ये CH3 कितने हो गए, 2, यहाँ कितने हैं, 1, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो अब देखो, अब ज़रा रिएक्शन क्या बैलेंस हुई है, अब जाकर रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई, है ना। आई थिंक देख सकते हो आप कि बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पर वाटर कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 2 2 4 एंड 3 7, क्या यहाँ 7 है, 2 2 4 4 एंड 2 6 एंड 1 7। अब रिएक्शन बैलेंस है। वाइल इन द सेकंड केस आप देखोगे जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस है। दोनों में रिएक्टेंट में सिर्फ NaHCO3 का फर्क था, लेकिन प्रोडक्ट सेम है, CO2 बन रहा है, वाटर से वाटर बन रहा है, सोल्ट भी सेम बन रहा है, कोई फ़र्क नहीं है, बस अमाउंट का फ़र्क है कि एक में जो सॉल्ट बन रहा था वो डबल बन रहा है, एक में सॉल्ट जो है वो कम बन रहा है, क्योंकि सोडियम का अमाउंट जो है वो सोडियम कार्बोनेट में ज़्यादा है। आप देख सकते हो वहाँ Na2 है, जबकि NaHCO3 के अंदर Na एक ही है, तो ऑफकोर्स जो है सॉल्ट भी तो लेसर अमाउंट में बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हम आगे वाली वीडियो, अगली वाली उस पर चलते हैं। एक सेकेंड, ये वाला, ये देखिए, आप देख सकते हो कि इसमें कुछ रिएक्शंस जो है ये आपको मैंने लिख कर यहाँ दे दिया, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो, है ना। इसके बाद हमारे पास शुरू होता है सोप एंड डिटर्जेंट वाला टॉपिक। सोप और सोप के बारे में मैं हल्का सा बताती हूँ। इसके बाद जो है सोप एंड डिटर्जेंट जो हम स्पेशल पर्टिकुलर एक वीडियो बनाकर ही करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी हालत में, और उसके लिए स्पेशल ही वीडियो चाहिए, क्योंकि कई बच्चे जो है वो स्पेशल सोप डिटर्जेंट के लिए चैप्टर देखते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता, जबकि बहुत ईजी सा टॉपिक है ये हमारा। सोप के अंदर जैसे हमने बात करी, 2 हिस्से होते हैं, दिस इज़ अ नॉन पोलर मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पोलर का मतलब है जिसके ऊपर प्लस माइनस का चार्ज रहता है। ठीक है, तो अब इस पोलर वाले हिस्से को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, इस वाले पार्ट को, नॉन पोलर को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। कौन से वाला हिस्सा बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब फोबिया, यानी जिसे पानी से फोबिया है, यानी जो पानी से दूर रहेगा, और हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी के पास रहेगा। ठीक है, अब आपने ये बस लेबलिंग समझ ली। मैंने सबसे पहले लेबल करना जरूरी है। कई बार NCERT बुक में, किसी अदर बुक में से भी आप पढ़ रहे हो रेफरेंस के तौर पर, तो कई बार उसको इसमें हाइड्रोफोबिक लिखा है, इसको हाइड्रोफिलिक लिखा हो सकता है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ें आपकी लेबलिंग पर डिपेंड करती है। एक बार आपने ऐसे सोप को दिखाना है और उसको लेबल करना है, उसके हिसाब से जिसको आपने हाइड्रोफिलिक दिखाया वही बाहर की तरफ रहेगा, जिसको हाइड्रोफोबिक दिखाया है वो डर्ट की तरफ रहेगा। जैसे मान लो ये कपड़े पे डर्ट लगी हुई है, तो ऑयली जो डर्ट होती है वो ऑयली नेचर की रहती है, तो इसके अंदर जो हमारा हाइड्रोफोबिक वाला हिस्सा है वो तो इसकी तरफ रहेगा। हाइड्रोफिलिक वाला हिस्सा जो पानी, क्योंकि यहाँ चारों तरफ क्या है, पानी, वो पानी की तरफ रहेगा। इसी तरह से सारे सोप अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, जस्ट ये लीजिए। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये हमारी एक पूरा एक जो स्ट्रक्चर बना है, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिसल। इसे हम कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम मिसल फॉर्मेशन, जिसमें ये वाला हाइड्रोफिलिक है और ये वाला कौन सा हाइड्रोफोबिक है, और ये क्या है हमारी, ये डर्ट है। लेबलिंग जरूरी है करनी, क्योंकि इसी से ही क्लियर होता है कि मिसल कैसे बना है, क्या चीज़ इनवर्ड है, कौन सी चीज़ आउटवर्ड है ना, कौन सा, या आप इसे पोलर और नॉन पोलर भी लिख सकते हो। दिस इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ मिसल। अब ये मिसल जो है वो कपड़ों को कैसे वॉश करती है, डिटर्जेंट क्या होता है, सोप क्या रहता है ना, हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ये कोलाइडल होते हैं या सस्पेंशन होता है, ये सब जो है हमारे सोप डिटर्जेंट के बारे में जितना भी डिफरेंस है, ये कैसे क्लीनिंग एक्शन करते हैं, अपनी कपड़े धोने का प्रोसेस इनका क्या रहता है, वो सब टॉपिक जो है हम अपनी स्पेशल वीडियो जिसमें सोप डिटर्जेंट के बारे में ही रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो आज के लिए हमारी वीडियो में स्पेशल इथेनोइक एसिड ही रहेगा, स्टेरिफिकेशन सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस ही रहेंगे, और जो कि सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप इसको छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। इसमें से 100% श्योर है कि आपके 5 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, केस स्टडी आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट ये पेपर में आएगा ज़रूर, 101% श्योर। ठीक है, तो आप इसे लिख कर रिएक्शंस को बार बार देखिएगा। और आज के लिए वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।